वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के बहुत से कॉजेज हैं जिसे एक्सप्लेन किया जा सकता है 2.5 घंटे की वीडियो या उससे भी लंबी हो सकती है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 हुई क्यों, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं अभी इसी वीडियो में। वर्ल्ड वॉर 1 का जो कॉज है वो बहुत सारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स का बढ़ना और मशीनरी का बढ़ना और पूरी दुनिया को लूटना वगैरह शामिल है, जो कि वाइट्स की तरफ से किया गया, यूरोपियंस की तरफ से किया गया, जापान और यूएसए की जानिब से किया गया। नेशनलिज्म और फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से नेशनलिज्म यानी अपनी कौमियत को अहमियत देना, फ्रेंच रेवोल्यूशन और आप जर्मन्स और इटालियंस को, तो जिसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि अब उन्हें भी नेशनलिज्म मिल गया। अब हर कंट्री को नेशनलिज्म मिल गया और वो अपने नेशनलिज्म की बुनियाद पे, अपने रेस की बुनियाद पे पूरी दुनिया पर रूल करना चाहता था। लेकिन नेशनलिज्म को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा, जिस रीजन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया वो खुद यूरोपियन रीजन ही था, क्योंकि जब दौलत वेल्थ इकट्ठी होगी तो अब वो आपस में ही लड़ने लगे कि हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा ये है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार कहा जा सकता है वो बहुत सी पावर्स को कहा जा सकता है, लेकिन सेंट्रल पावर्स जिसमें एक तरफ जर्मनी था और दूसरी तरफ हैज़नबर्ग एम्पायर यानी ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर थी। ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर जिसका जिक्र हमने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में किया था, जो कि चेक, पोलैंड का कुछ इलाका, यूक्रेन का कुछ इलाका और बहुत सी स्टेट्स पे बेस था। तो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर एक मिडल एम्पायर थी जिसकी रशिया के साथ तो बिल्कुल नहीं बनती थी। तो उसने एनेक्स कर लिया बोस्निया हर्जेगोविना को अपने अंदर, जो कि मुसलमानों का इलाका था। जब तुर्कों ने उस बल्कान के रीजन पे रूल किया तो वो वाला इलाका मुसलमान हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना, जो कि अलग जंग भी बाद में हुई, वो बहुत ग्रेट वॉर है जिसे हम अलग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बोस्निया हर्जेगोविना को भी एनेक्स कर लिया और वो एक मिडल पावर बन गई, हैज़नबर्ग एम्पायर। तो हैज़नबर्ग एम्पायर और दूसरी तरफ थी जर्मनी और फ्रेंच, आपको पता है आपस में राइवल है। तो अभी फ्रेंच और जर्मनी की लड़ाई हो गई थी, फ्रैंको जर्मन वॉर। तो जर्मन्स को खतरा था कि अब फ्रांस हमसे बदला जरूर लेगा अपनी ह्यूमिलिएटिंग यानी बहुत ही बुरी डिफीट की। जैसे जापानीज रशियन वॉर हुई थी, उसमें बहुत बड़ी डिफीट हुई थी रशिया को। तो उन्होंने, जो बिस्मार्क थे उस वक्त के चांसलर, क्योंकि जर्मन में चांसलर होते हैं, उन्होंने कहा कि हम अलायंस बनाते हैं। उस अलायंस में उसने हैज़नबर्ग एम्पायर को भी शामिल किया, यानी ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर को भी शामिल किया और रशिया को भी शामिल किया कि हम एक ट्रिपल अलायंस बनाते हैं। बाद में इस अलायंस में उन्होंने इटली को भी शामिल किया, लेकिन इस अलायंस ज़्यादा चल नहीं सका क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर और रशिया दोनों ही बल्कान में राइवल्स थे, क्योंकि दोनों बल्कान को रूल करना चाहते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लाना चाहते थे। तो दोनों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है कि दोनों एक टेबल पे आके बात कर सकें। तो ये अलायंस ज़्यादा चल नहीं सका। उसके बाद जो जर्मन किंग थे विलियम, उन्होंने बिस्मार्क को हटा दिया। बिस्मार्क जब जर्मन चांसलर नहीं रहे तो इससे ये हुआ कि फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो गई जर्मनी की। अब पहले जर्मनी फ्रांस को आइसोलेटेड करना चाहता था, अकेला करना चाहता था, अब शायद जर्मनी ही आइसोलेटेड होने वाला था। फ्रांस और रशिया में दोनों में एक तरह की दोस्ती तो नहीं कह सकते, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ने लगे, क्योंकि दोनों जो थे वो अपनी तरह की पावर्स थे, लेकिन दरमियान में सेंट्रल पावर्स आ गए। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और जर्मनी शामिल थे। तो ये नेगोशिएशन होती है। साथ ही साथ उनका जो मेजर पोर्शन था वो क्या था कि उन्होंने ब्रिटिश के साथ अपने अलायंसेस बढ़ाना शुरू कर दिए। वो बड़ी एम्पायर्स में तो राइवल थे, लेकिन उन्होंने इस रीजन और उस फर्क को ख़त्म कर दिया और ब्रिटिश के साथ बैठ के बात करना शुरू कर दी। इस अलायंस में उन्होंने रशिया को भी लाने की कोशिश की और किसी हद तक ब्रिटिश के साथ उन्होंने रशिया को भी कहा कि इनके साथ भी आप बात करें। रशिया पहले ही डिफीट हो चुका था जापान से, तो वो चाहता था मेरा भी कुछ यूरोप के ऊपर होल्ड हो, मेरा भी यूरोपियन इलाकों में कुछ, मेरा भी कोई अच्छा नाम हो, इसलिए वो ब्रिटिश के साथ बात करने के लिए तैयार था। वीक रशियन ब्रिटिश और फ्रांस के साथ मिलके एक मिलिट्री अलायंस तो नहीं बना, लेकिन इतना अलायंस हो गया था कि हमें मिलके बात करनी चाहिए। सेंट्रल एशिया में बेशक रशिया से ब्रिटिश को खतरा था, लेकिन ब्रिटिश अब जर्मनी के खतरे को एक बड़ा खतरा ले रहे थे, ना कि रशिया के सेंट्रल एशिया में एक बड़ा खतरा। इस बात को देखते
ही जर्मनी और हैज़नबर्ग एम्पायर यानी ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर आपस में मिल गए। इन एम्पायर्स ने आपस में, जिनको सेंट्रल पावर्स बाद में कहा गया, इन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दी और अपने आप को आगे लेके गए। लेकिन होता ऐसे है कि ये मिलिट्री जो अलायंसेस और ये मिलिट्री पावर बनी, इससे बहुत बड़ी आर्म रेस हो गई। नेवल रेस जर्मन्स और ब्रिटिश के दरमियान बढ़ गई। एक अगर शिप जर्मन ने बनाए थे तो ब्रिटिश 2 शिपें बनाने लग गए और अपने आप को एक्सीड करने लग गए। इस चीज से बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी राइवलरीज क्रिएट होना शुरू हो गई और यूरोपियन जो रीजन था वो बहुत ज़्यादा अदम इस्तेकाम का शिकार हो गया और एक दूसरे को वो अब खतरे की निगाह से देखने लगे थे। साथ ही साथ हैज़नबर्ग एम्पायर भी बहुत सारे इलाके एनेक्स कर दिए, जैसे बोस्निया हर्जेगोविना को। तो जो सर्बिया के रहने वाले जो लोग थे वो उस एम्पायर में देख रहे थे कि ऑस्ट्रिया हंगेरियन जो लोग हैं, यानी जो हंगरी के रहने वाले मायार्स हैं और जो बाकी जो लोग हैं, उन्हें तो ज़्यादा हकूक मिल रहे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा हकूक तो नहीं मिल रहे ना। जो सर्ब्स थे उन्हें जर्मन्स के बाद 3rd लेवल पे सही हकूक मिलते थे। तो दूसरा खतरा ये भी था कि सर्बिया जो था वो के लोग अपनी एक सल्तनत बनाना चाहते थे, क्योंकि वो ऑटोमन एम्पायर से 1878 में आज़ाद हो गए थे और वो अपनी सर्बिया और हर्जेगोविना को मिला के एक अपनी सल्तनत बनाना चाहते, अपनी स्टेट बनाना चाहते थे। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर कुछ और ही सोच रही थी। साथ ही साथ एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होती है। जी हाँ, एक रूलर जो नए ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के थे, उनका जो नाम था वो ड्यूक फ्रांसिस था। उनकी जो बीवी थी उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होती है। जब उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट की जाती है तो उनका इंतकाल हो जाता है। शायद इसी चीज़ को ये बहुत बड़ा पॉइंट कहते हैं कि इसी मर्डर ने उस बड़ी जंग की बुनियाद रखी। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि पहली जंग अजीम में ऑस्ट्रिया का बंदा मारा, दूसरी जंग अजीम में ऑस्ट्रियन पेंटर ने खलबली मचा दी, यानी दोनों जंग अजीम ऑस्ट्रिया की वजह से ही हुई। ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर ने इस बात को बहाना बनाते हुए बोस्निया और हर्जेगोविना पे तो कब्जा था ही, साथ ही सर्बिया के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया और सर्बिया को भी एनेक्स्ट करके अपने हिस्से में लेने का प्लान बना लिया। लेकिन उस तरफ उसे जर्मनी की पूरी सपोर्ट हासिल थी। जर्मनी अब फ्रांस को टक्कर देने वाली पावर हो गई थी। बेशक वो अभी नेशन बना था, लेकिन अब वो इतना ताकतवर हो गया था कि वो फ्रांस को भी डील कर सकता है, फ्रांस को भी डील कर लेगा वो। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर ने कहा हम रशिया भी डरेगा, क्योंकि अगर रशिया इसलिए डरेगा क्योंकि जर्मनी आ गया तो हम दोनों मिलकर उसकी बैंड बजा देंगे। दूसरी तरफ मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 8 लाख जो फौजी थे वो फ्रांस के पास भी थे, 8 लाख फौजी जर्मन्स के पास भी थे। तो मिलिट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी थी पूरे यूरोप में और लड़ाई का माहौल था और लड़ाई छिड़ गई और ये लड़ाई ऐसी छिड़ी कि फिर बंद नहीं हुई। इस लड़ाई में पहले ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के साथ बल्गारिया और बाद में ऑटोमन एम्पायर भी ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर की हमायत में आ गया। इसी तरफ रशिया, फ्रांस और बाद में ग्रेट ब्रिटेन तो हिस्सा नहीं बन रहा था इस जंग का, लेकिन जैसे ही जर्मन ने बेल्जियम को एनेक्स किया, अपने साथ शामिल किया और नेदरलैंड्स को अपने साथ शामिल कर लिया, कब्जा कर लिया उनके ऊपर, तो अब ब्रिटिश को भी अपनी सॉवरेनिटी की खतरा पड़ गया कि अगर जर्मन यहाँ तक आ गए तो ब्रिटिश ज़्यादा दूर नहीं है, बस एक शिप में जाना है और ब्रिटिश को भी एनेक्स कर लेना है। तो ब्रिटिश भी इस जंग में कूद गए। तो एक तरफ आ गई सेंट्रल पावर्स जिसमें ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और बल्गारिया, बहुत से इलाके थे एक तरफ थे, और दूसरी तरफ आ गई अलायंस जिसमें फ्रेंच, ब्रिटिश और रशिया शामिल थे। इन तीनों अलायंस ने मिलकर जंग लड़ी, लेकिन बाद में यूनाइटेड स्टेट्स भी आ गया इस जंग में, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। पहले बात करते हैं वेस्टर्न फ्रंट की। वर्ल्ड वॉर 1 भी वर्ल्ड वॉर 2 की तरह 2 फ्रंट्स पर लड़ी गई, क्योंकि जर्मनी को दोनों तरफ जंग छेड़ने का शौक था। पहले बात करते हैं वेस्टर्न फ्रंट की। वेस्टर्न फ्रंट में जो जर्मन्स और फ्रेंच का प्लान था वो अलग था।
पहले जंग जर्मनी ने छेड़ी थी, जैसे वो वर्ल्ड वॉर 2 में भी छेड़ी उन्होंने पहले ही जंग। उन्होंने कहा हम प्लान बनाएंगे, उन्होंने कहा क्विक विक्ट्री हासिल करेंगे हम फ्रांस के ऊपर। उन्होंने कहा पहले हम नेदरलैंड्स पे अटैक करेंगे, फिर बेल्जियम में जाएंगे और साथ ही हम पेरिस पे अटैक करके 60 माइल्स क्रॉस करके पेरिस के ऊपर अपना झंडा लहरा देंगे। दूसरी तरफ फ्रेंच आर्मी का भी अलग ही प्लान था। उन्होंने कहा जो हमारा वेस्ट की तरफ बॉर्डर लगता है जर्मनी से, हम वहां से अटैक करेंगे जर्मनी के ऊपर। फ्रांस और जर्मनी अब आपस में लड़ चुके थे, लेकिन जर्मन्स का प्लान यहाँ पे नाकाम होता है और जब वो अटैक करते हैं पेरिस के ऊपर तो वहां से ब्रिटिश अपनी फौज भी भेज देते हैं फ्रांस की मदद के लिए। तो वो ऑफेंस इतना ताकतवर होता है कि जर्मनी के क्विक विक्ट्री के खौफ धरे के धरे रह जाते हैं। दूसरी तरफ कोलिजन होती है वेस्ट बॉर्डर पे जो फ्रांस के साथ लगता है जर्मनी का, वहां भी बैटल शुरू हो गई। उस बैटल में भी हैवी कैजुअलिटीज हुई दोनों फरीकों की तरफ से। लेकिन फ्रांस की ने जब 1915 के अंदर सिर्फ एक साल के अंदर 1,43,000 यानी 43,000 अपने सोल्जर सिर्फ एक सिंगल ईयर में जाया कर दिए। बाद में ये जंग और बढ़ती गई। ये बॉर्डर स्विट्जरलैंड के बॉर्डर से लेकर नॉर्थ सी तक जा पहुंची। इस बैटल में दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ आ गई। फ्रांस की मदद के लिए ब्रिटिशर्स भी आ गए थे और वो अपनी आर्मी को भी तैयार कर दिया था और वो लड़ना शुरू हो गए। दूसरी तरफ जर्मनी ने भी सेज को खत्म किया। वार जैसे बढ़ती गई तो जर्मन सोल्जर्स 3 लाख के करीब जख्मी हो गए। कुछ लोग तो कहते हैं कि और भी कैजुअलिटीज हुई जिसका जिक्र हिस्टोरियंस को नहीं मिलता। दूसरी तरफ फ्रांस की कैजुअलिटीज कुछ ज्यादा हुई। फ्रांस ने 6 लाख के करीब अपने फौजियों को जाया किया, जिसमें ज़ाहिर बात है ब्रिटिश फौजर भी शामिल थे। साथ ही साथ एक बैटल ऑफ सिमोई हुई। इस बैटल में ब्रिटिशर्स को शिकस्त हुई, लेकिन यह शिकस्त ऐसी शिकस्त नहीं थी कि उसमें काउंटर बैक नहीं कर सके। ये एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा कैजुअलिटी थी जब से ब्रिटिश एम्पायर की एग्जिस्टेंस दुनिया में हुई थी। ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच एम्पायर अब जर्मन्स को पीछे करना शुरू हो गए थे, धकेलना शुरू हो गए थे और आस्ता आस्ता वो उनके इलाकों में जा रहे थे। और दूसरी तरफ जर्मन्स भी अपने ऑफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे और बाद में आने वाली आर्मी को रोक रहे थे कि वो जर्मन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा दाखिल ना हो सके और उन्हें ये फेंस करके पीछे धकेला जा सके। दूसरी बात थी कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अंदर इसलिए भी नहीं आ पा रही थी दूसरों के बॉर्डर्स के अंदर क्योंकि अब मॉडर्न वेपन आजाद हो गए थे, मशीन गन्स आजाद हो गई थी। मशीन गन्स और बहुत सारे जदीद हथियार जिसमें पॉइजन गैस जो कि जर्मन केमिस्ट ने आजाद की थी वो भी जंग के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को हराने के लिए मुत्तहद थी और फ्रांस तो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जर्मन से लड़ रहा था। अब बात करते हैं ईस्टर्न फ्रंट की। वेस्टर्न फ्रंट से हटकर ईस्टर्न फ्रंट में जर्मन्स को कामयाबी मिली। वो कैसे? रशिया ने पहले अटैक किया हैज़नबर्ग एम्पायर पे, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर पे। वहां पे उन्हें सक्सेस मिली और कुछ जर्मन जो इलाके थे ईस्ट में जो नॉर्थ सी के ऊपर लगते थे उन पे भी कब्जा किया। लेकिन जर्मन्स ने वेस्टर्न फ्रंट पे मसरूफ थे तो वो देख नहीं सके। लेकिन बाद में जनरल वॉन पाउल हिंडबर्ग को आर्मी चीफ के साथ, चीफ ऑफ स्टाफ के साथ भेजा गया कि वो वहां पे लड़े और उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करते हुए 25,000 रशियन सोल्जर्स को कैदी बना लिया और बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हुई। रशिया ज्यादातर हैज़नबर्ग एम्पायर के खिलाफ ज्यादा ताकतवर रहा और उन्हें डिफीट करता गया और उनसे बहुत से इलाके छीन लिए। लेकिन बाद में जर्मन जो कोप्स थे, जो फौजी थे, वो हंगरी एम्पायर की मदद करने के लिए आए और उन्हें डिफीट करना शुरू कर दिया। रशिया अब इस कंबाइन अटैक जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और जर्मनी की जानिब से किया गया था, इसमें 2 मिलियन जो लोग थे उन्हें हार चुका था। रशिया ने ये देखते ही पीछे नहीं हटा और फिर भी लड़ना जारी रखा।
उसे मेजर डिफीट्स होती गई और मेजर डिफीट्स बैक टू बैक होती गई और बहुत से इलाके उसने खो दिए ईस्टर्न फ्रंट में। लेकिन करप्शन को देखते हुए और रशिया के जो हालात थे उसके देखते हुए जो वहां की गवर्नमेंट थी उसने उसका तख्ता जो था किंग का उसे उलट दिया और मार्क्सिज्म की रेवोल्यूशन आ गई। क्योंकि रशिया अब एक और मिलियन जो लॉस था जो 10 लाख का होता है वो एक और कर चुका था। तो उन्होंने देखते हुए कि और ट्रीटीज ना हो और कुछ ना हो इसलिए उन्होंने एक ट्रीटी साइन की 1916 के आगे जिसमें ये मान लिया गया कि जर्मन्स ने जो कैजुअलिटीज की हैं उस पे हम अब पीस ट्रीटी करते हैं और जंग को बंद किया जाए। वॉर आउटसाइड ऑफ यूरोप। यूरोप में तो जंग लड़ी जा रही थी जियोग्राफिकली, लेकिन यूरोप के बाहर भी जंग लड़ी जा रही थी क्योंकि एक वर्ल्ड वॉर थी। तो इस वॉर में ब्रिटिश की जो कॉलोनीज थी जिसमें कनाडा है उसने 6 लाख या 6,40,000 सोल्जर्स भेजे लड़ने के लिए और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने 3,39,000 यानी 29 सोल्जर्स भेजे लड़ने के लिए 29,000। उसके बाद न्यूजीलैंड भी पीछे नहीं था, उसने भी 1,17,000 सोल्जर्स भेजे ब्रिटिशर्स की मदद के लिए। दूसरे ही जो कॉलोनीज थी जिसमें इंडिया भी शामिल है उधर से भी जो सब कॉन्टिनेंट था भी उधर से भी कॉलोनीज से भी लोग गए लड़ने के लिए ब्रिटिश की मदद करने के लिए। फ्रांस ने भी अपनी जो अफ्रीका की कॉलोनीज थी उसमें से 2,70,000 सोल्जर्स मंगवाए लड़ने के लिए। और इस वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान जो आउटसाइड ऑफ यूरोप हुआ वो जर्मन्स को हुआ। जर्मन्स को अपनी कॉलोनियां लूज करनी पड़ी। पहले शेनचिन का जो इलाका था जो चाइना में आता था उधर से उनको हाथ धोना पड़ा। साथ ही साथ एक और जो पोर्ट थी वहां से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा, टरंगो नाम था उसका। और उसके बाद जो ऊपर मंचूरिया का इलाका था जहां पर रशिया का कब्जा था वहां पे भी कुछ पोजेशंस थी साथ जर्मन्स की, वहां से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा। इसके बाद अगर नीचे आते जाएं तो ऑस्ट्रेलिया के पास पैसिफिक में भी आइसलैंड थे जिसमें समोआ का आइसलैंड था जहां ब्रिटिश को शिकस्त हुई थी, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी। और न्यू जूनिया का जो जगह थी वहां पे भी अब उनसे भी उनके हाथ धोना पड़ा, वहां भी जापानीज आ गए। जापानीज ने अपने इंपीरियलिज्म और अपनी एम्पायर को फैलाया जर्मन्स को वीक होते देखकर और इन आइसलैंड्स पे कब्जा कर लिया, अपने इंपीरियलिज्म को फैलाया। दूसरी तरफ आ जाए अफ्रीका में टोरंगो पर उन्हें शिकस्त हुई जो इलाका था वहां पे। और जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पास जो इलाका था जर्मन्स का ईस्ट अफ्रीका उस पे भी ब्रिटिश और फ्रेंच ने कब्जा कर लिया था क्योंकि वो लार्जेस्ट एम्पायर्स थी उस वक्त दुनिया की। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑटोमन एम्पायर जर्मन्स की मदद करने के लिए आ गई और हराना शुरू हो गई और ब्रिटिश भी ऑटोमन एम्पायर को भी यानी सिक्स मैन ऑफ यूरोप को भी तबाह करने और खत्म करने आ गया। इसमें उन्हें पहले तो शिकस्त हुई बगदाद और सीरिया के कुछ इलाकों में, लेकिन बाद और रशिया की भी उन्होंने मदद करना शुरू की, लेकिन वहां भी उन्हें शिकस्त हुई। लेकिन उन्होंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया और LW लॉरेंस यानी लॉरेंस ऑफ अरेबिया जिसे कहा जाता है, बाद में कभी से डिस्कस करेंगे, उसने बगावत कराई अरबों में और नेशनलिज्म जगाया अरबों में। वो एक ब्रिटिश ऑफिसर था लेकिन अरबी बोलना जानता था और अरब लोगों में मुखालफत करवाई कि आप सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करें और हम आपको आज़ादी देंगे और दिलवाएंगे। तो उन्होंने इस बात को देखा और उनकी मदद करना शुरू कर दी। और यहाँ से इंडिया सब कॉन्टिनेंट से महात्मा गांधी ने जंग की हिमायत कर दी और कहा ब्रिटिश का साथ देंगे, लेकिन जंग होने के साथ खत्म होने के साथ ही आप हमें भी आज़ादी दे देना। लेकिन धोखा होता है यहाँ पे अरबों के साथ। अरबों ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत तो करना शुरू कर दी, लेकिन फलस्तीन का जो इलाका है वो एक डिक्लेरेशन होती है, उसमें उन्हें हारना पड़ जाता है फलस्तीन का इलाका। बेल्फोर जो एग्रीमेंट था उसमें फलस्तीन के अंदर जूविश लोग जो ऑल द वे यूरोप से आके उन्हें यहाँ पे बसाया गया। यूरोप से तो निकाल दिया गया उनके मुताबिक,
इस गंद को और ला के फ़लस्तीन के इलाके में बसाया गया इन लोगों को, क्योंकि यूरोप में इनका रहना सही नहीं था और उन्हें एक लैंड थी वो दे दी गई फ़लस्तीन की, क्योंकि जंग में उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया ब्रिटिश का, जूइश ने फाइनेंशियली तौर पे। होम फ्रंट, जी हाँ, होम फ्रंट की बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि अब जो डेमोक्रेसीज थी और जो कंट्रीज थी जो इनसाइड ऑफ यूरोप, वो अब थक चुकी थी। थकने के हिसाब से इसलिए क्योंकि एक ग्रेट वॉर थी और इसे लड़ना कोई आसान बात नहीं थी। इस वॉर ने बहुत सारे नुकसान किए, हर जगह वॉर हुई। और अब ये वॉर वैसी नहीं थी कि जब दो नेशंस आपस में लड़े और जो जीता वो कुछ लैंड ले लेगा। ये अब वॉर पूरी दुनिया में लड़ी गई और ये एक अजीम वॉर कहलाती है। इस वॉर ने नेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया था। रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी आ चुकी थी और जर्मन जो लोग थे उनका एक डिक्टेटर आ चुका था, लैंडरोफ। जर्मन लोग डिक्टेटरशिप पे चले गए थे, लेकिन फ्रांस जो पावर थी सेकंड नंबर पर और बर्तानिया जो पहली पावर थी, उसके जो कंट्रीज थी वहां पे अभी तक डिक्टेटरशिप नहीं आई। वहां पे डेमोक्रेसी ही रही, वहां प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ही मामूलात चलाते थे। इस वॉर के बढ़ते साथ ही जो रॉ मटेरियल और बाकी चीजें थी वो लॉस्ट होने लगी। जर्मन जो लोग थे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाने लग गए अलायंस के जो न्यूज़पेपर्स थे, और उन्हें हंस कहा गया ब्रिटिश और फ्रेंच की जानिब से, और भेड़िए का खिताब दिया गया कि ये भेड़िया है जो लैंडरोफ है और जो उसका किंग है कैसियर। कैसियर का जो हेलमेट था उसकी तो सही मजाक उड़ा के तोंद वाला हेलमेट है तेरा, तू क्या कर लेगा। कैसियर ने अब पार्लियामेंट में कहा कि मैं किसी और पार्टी को नहीं मानता, मैं सिर्फ जर्मन्स को मानता हूं और जर्मन्स लड़ेंगे। उसी तरह फ्रेंच के जो प्राइम मिनिस्टर थे और जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नेशंस आपस में जो अलायंस के हैं वो मिलकर लड़ेंगे और शिकस्त देंगे जर्मन्स को। अब वॉर आगे बढ़ती है, लेकिन जो गलती जर्मन से एक और बार हुई और उन्होंने ब्रिटिश का जो जहाज था उसे सिंक कर दिया, डुबो दिया उसके अंदर, और उसके अंदर तकरीबन 1114 अफराद सवार थे, लेकिन जो अमेरिकन लोग थे वो भी सवार थे। तो उस सिंक होने के साथ, डूबने के साथ 100 अमेरिकन लोगों का नुकसान हो गया, वो मारे गए उस जहाज के अंदर। तो ये पहला धचका था जो कि अमेरिकन को लगा। अभी तक अमेरिकन वॉर में नहीं आए थे, लेकिन जर्मन उन्हें भी इनवाइट शायद कर रहे थे, क्योंकि अब ये 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट बैटल खोलने जा रहे थे। जर्मन जो लोग थे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि बर्तानिया और फ्रांस डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इसलिए अच्छे थे क्योंकि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स उनके हाथ थी, जबकि जर्मन के यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खत्म हो गई थी और रशिया के यहाँ डेमोक्रेटिक खत्म हो गई थी, हालांकि वो अलायंस के साथ थे। वॉर का आउटब्रेक बढ़ता गया, वो ब्रिटिश नेवी को शिकस्त देने के लिए सबमरीन ले आए। जी हाँ, सबमरीन सबसे पहले जर्मन्स ने इजाद की और जर्मन्स ने ये ब्रिटिश जहाजों को सिंक करने के लिए इजाद की। ये जो सबमरीन थी इसके अंदर एक स्टिक थी, और ये जो सबमरीन थी वो न्यूक्लियर पावर पे नहीं बल्कि तेल पे ही चलती थी, और इसे ऊपर आके तेल लेना पड़ता था और ये स्टिक से जहाजों को सिंक करने के लिए बारूद मारती थी और जो जहाज थे वो सिंक हो जाते थे। लेकिन उन्होंने जर्मन्स ने इस बात का फायदा कुछ ज्यादा ही उठाया और उन्होंने कहा तो ब्रिटिश नेवी को खत्म कर देंगे और अमेरिकन भी आ जाएं और वो भी कुछ करना है तो कर लें। साथ ही साथ कुछ और जहाजों के वाक़ये होते हैं और कुछ और जहाज डूबते हैं देश, और अमेरिकन शिप्स इसमें बहुत ज्यादा होती हैं जो ट्रेड यानी तिजारत का सामान लेके जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो धचका था वो जर्मन्स को इसलिए अमेरिकन की तरफ से लगा क्योंकि जर्मन्स ने कहा कि जो न्यू मैक्सिको टेक्सास के जो इलाके हैं और एरिज़ोना के उसके अंदर हम बगावत करवाएंगे, और मैक्सिको को कहा कि हम तुम्हें ये इलाके वापस दिलवाएंगे, देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर लेता है तुम लोगों के साथ।
साथ ही विल्सन ने अभी तक ऐलान नहीं किया था जंग का, लेकिन बाद में कांग्रेस ने जंग डिक्लेयर कर दी जर्मन्स के ऊपर। अब जर्मन्स के दुश्मनों में एक और इजाफा हो गया यूनाइटेड स्टेट्स का। यूनाइटेड स्टेट्स ने 2,80,000 सोल्जर्स भेजे लड़ने के लिए। अभी ये सोल्जर जमीन पे नहीं आए थे, लेकिन अमदाद और बहुत सारा पैसा जो कि अमेरिका की जमीन में है, वो इतनी खुशहाल जमीन है, इतनी पावरफुल जमीन है, एग्रीकल्चर में इतनी आगे है, वहां से खाने का सामान सब कुछ अलायंस को मिलने लगा। लेकिन जर्मन्स के लिए सब चीजों की शॉर्टेज हो गई और सब चीजें हर तरफ से बंद थी। जर्मन्स को अब लगने लगा कि वो आइसोलेट हो गए हैं, क्योंकि जो बाकी ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर थी, वहां से भी कुछ माल खास नहीं आ रहा था और जर्मन्स ने एक और दुश्मन भी पाल लिया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रूप्स आते हैं और वो जंग में शामिल हो जाते हैं और वेस्टर्न फ्रंट पे ये लड़ाई लड़ी जाती है। रशिया वाला जो फ्रंट था, ईस्टर्न फ्रंट, वहां पे तो वो जीत गए थे, लेकिन इस फ्रंट पे उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा ही होता है। 8 जुलाई को 1918 में जो फोर्सेस है वो ब्लैक डे कहा जाता है, क्योंकि उस ब्लैक डे में जो टैंक थे ब्रिटिश के, वो जर्मन इलाकों में दाखिल होना शुरू हो गए थे। 18 अगस्त को ये मामला और भी ज्यादा बढ़ गया और सितंबर में अलाइड फोर्सेस बहुत अंदर तक आ गई थी। 8 नवंबर को ये ऐलान किया गया कि ये एग्रीमेंट्स है, भाई जंग बंद करो। और 11 नवंबर 1918 को 11 बजे AM पे बंदूकें क्लोज हो जाती हैं और वर्ल्ड वॉर 1 का एंड हो जाता है। इस वॉर में बहुत सारी कोलिजन्स हुई। ये वॉर ग्रेट वॉर के नाम से जानी जाती है। इस वॉर में वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न चीजों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और वेस्टर्न लेकिन लोगों को भी, जो उनकी वुमेन्स थी, उन्हें लिबर्टी मिली और वो काम करने के लिए आ गई और वो वॉलंटियर का काम भी करती थी और औरतों को बहुत ज्यादा आजादी भी मिल गई इस वॉर के साथ। औरतें अब शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती थी, हेयर कम करती थी और ऑफिस में जॉब करना शुरू हो गई और वॉर ने बहुत ज्यादा आजादी उनको भी दे दी। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न कल्चर को एक तरफ से धचका लगा, लेकिन ये भी बात मानने की है कि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन ही थी जिसने इस वार को झेला और इस वार के झेलने के बाद भी वो पावर में रहे और अपनी कंट्री को तरक्की की तरफ लेके गए और आज भी वो कंट्रीज दुनिया की पहली, चौथी, 5वीं और 7वीं मईशत है। 1919 में एक कॉन्फ्रेंस हुई वर्साइल में, पेरिस के अंदर। इसमें जो लीडर शामिल हुए उसमें इंग्लैंड के जॉर्ज लायलॉर्ड, फ्रांस से जॉर्ज सिलेमांसेओ और प्रेसिडेंट विल्सन यूनाइटेड स्टेट्स से और इटली से वितो सिलानो। ये बिग 4 कहलाते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। लेकिन इटली अलग हो गया और बाद में बिग 3 हो गया, क्योंकि इटली एक इलाकों को अपने अंदर करना चाहता था, जर्मन से हटाकर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर से हटाकर। तो उसकी बात जब नहीं मानेगी तो वो इस कॉन्फ्रेंस से हट गया। ये 14 निकात थे, कुल 14 निकात जो कि जर्मन्स के ऊपर मुसल्लत किए गए कि वो अब इनको पूरा करें। सबसे बड़ी जो लड़ाई थी वो राइन रिवर, जो कि यूरोपियन रिवर है जहां से ट्रेड होती है बहुत सारी, आज के जमाने में भी। राइन रिवर जो कि जर्मन के आता था हिस्से में, वो उसे कहते थे कि इसे इंटरनेशनल बफर जोन बना दिया जाए। दूसरा, जर्मन्स के बहुत सारे इलाके जर्मन से ले लिए गए। जर्मन्स ने तकरीबन 10% लैंड यूरोप के अंदर लॉस्ट की और पॉपुलेशन भी लॉस्ट की। इसमें बहुत सारे इलाके बेल्जियम से हारे और फ्रांस से हारे, जो कि बाद में उनका हिस्सा बना दिए गए। जर्मन से जो और बड़ा हिस्सा हारा वो पुर्सिया के इलाके में, ईस्टर्न फ्रंट में रशियंस के आगे था। और भी पोलैंड को मिल गया वो इलाका, और भी बहुत सारे इलाके हार लिए गए। जर्मन्स के ऊपर ट्रीटीज को मुसल्लत कर दिया गया, क्योंकि अलाइज जो जंग जीते थे उन्होंने कहा था कि पूरी जंग में 10 मिलियन जो लोग हैं उनका कत्ल हुआ है।
तो अलायंस के जो लोग थे, जो उन्होंने जंग लड़ी थी इतने साल, 1914 से लेकर 1918 तक, इन 4 सालों में जो लोग मरे, उनका वो बदला लेना चाहते थे जर्मन और बाकी सेंट्रल पावर्स थे। अब ये आज तक तय नहीं हो सका कि ट्रीटी सही थी कि नहीं थी, क्योंकि कहते हैं इन ट्रीटीज को बाद में हिटलर ने यूज किया वर्ल्ड वॉर 2 बनाने के लिए, वर्ल्ड वॉर 2 को लड़ने के लिए। बाकी सेंट्रल पावर्स का जिक्र किया जाए तो उसमें ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर आती है। ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर ने ऑस्ट्रिया को तो लॉस्ट किया ही, वो एक अलग कंट्री बन गया। बाद में उसने अपनी सल्तनत में यूगोस्लाविया को हारा, पोलैंड का हिस्सा हारा, उसके बाद यूक्रेन का कुछ हिस्सा हारा, और उनकी पायर जो है वो कोलैप्स कर गई, जो कि हंगरी और ऑस्ट्रिया ने मिलकर बनाई थी, जिसे हैज़नबर्ग एम्पायर भी कहते हैं। दूसरा, ऑस्ट्रिया के ऊपर पाबंदी लगाएगी कि अब वो कभी भी जर्मनी के साथ यूनिफिकेशन नहीं कर पाएगा। बात करें बल्गारिया की, बल्गारिया भी ग्रीस, यूगोस्लाविया और अपने इलाके हार गया और मेडिटेरेनियन तक उसकी रसाई भी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं आखिरी सेंट्रल पावर सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर की। ऑटोमन एम्पायर के इलाके भी जो पावर्स ने आपस में बांट लिए। सीरिया और लिबनान के इलाका फ्रांस को दे दिया गया। बगदाद यानी इराक, फलस्तीन और कुछ हिस्सा ट्रांस जॉर्डन का अब ब्रिटिश के हाथ में चला गया था। बाद में और भी इलाके जहां पे एडी लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने बगावत करवाई थी, वहां पे अब्दुल अजीज ने अपनी हुकूमत बना ली और अरब अब सऊदी अरेबिया के नाम से जाना जाता है। इस तरह सेंट्रल पावर्स टूट गई और एक नई वर्ल्ड पावर और वर्ल्ड डायनामिक्स का आगाज हो गया। लेकिन इस वर्ल्ड डायनामिक्स में बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं। बहुत सारे लोग इस ट्रीटी को एक ऐसी ट्रीटी कहते हैं जिसने बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी जर्मनी और बाकी सेंट्रल पावर्स में, जिसने बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के जरिए ये उभार निकला और फटा। फ्रांस और बाकी सेंट्रल पावर्स चाहती थी कि जर्मनी कभी दोबारा उठ ना पाए, लेकिन ये उनका अंदाजा गलत हुआ, क्योंकि जैसे रोमन एम्पायर ने सैंक्शन लगाई थी दूसरे नेशंस पे, वो नेशन खत्म हो गया था लेकिन जर्मनी खत्म नहीं हो सका। दूसरी जगह एक लीग ऑफ नेशन भी बनाई गई। लीग्स ऑफ नेशन में फ्रांस और बर्तानिया जो कि 2 पावर्स थी, साथ उन्होंने जापान और इटली को भी शामिल कर लिया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स इसमें शामिल नहीं हुआ। अगर उसको शामिल कर लेते तो ये एक बहुत लीग्स ऑफ नेशन कामयाब हो जाती, क्योंकि आज भी यूनाइटेड नेशन का जो मरकज है वो न्यूयॉर्क में ही बेस्ड है। लेकिन इसका जो सेंट्रल बनाया गया वो जिनेवा स्विट्जरलैंड को बनाया गया, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने आज तक वर्ल्ड वॉर 1 और 2 बार्स में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन हर नेशंस का अपना मफाद होता है, ये भी नहीं पहुंच सकी। 1924 तक ये 50 नेशंस तक तो पहुंच गई और 1934 में इसे रशिया ने भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये एक लीग नाकाम थी। पहली रीजन जो इस लीग के नाकाम होने में बनती है वो था इन नेशंस के अपने मफादात, क्योंकि जापान और बाकी इंपीरियल पावर्स अपनी पावर को एक्सपैंड करना चाहती थी, तो उन्होंने बाद में इससे रिजाइन कर दिया, क्योंकि इस चीजों में आने का मतलब है कि वो अब इंटरनेशनल लॉ के अंडर रहेंगे। बाद में बर्तानिया और फ्रांस जो कि 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, वो लीग्स ऑफ नेशन के खत्म होने तक इस लीग्स ऑफ नेशन में रही। दूसरा था यूनाइटेड स्टेट्स की ना शामिल होना इसमें, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को समझ आ गई थी कि लीग्स ऑफ नेशन दूसरे को खराब करने और दूसरे नेशन पे कब्जा करने के लिए भी यूज हो सकती है, क्योंकि इस ट्रीटी में कहा गया था कि ये सारी जो नेशंस हैं ये जब लड़ेंगे, अगर कुछ देखते हैं वो किसी चीज के ऊपर और उसके ऊपर ये एक्शन लेंगे। वेइमार रिपब्लिक, जर्मनी अब डिपेंडेंसी हो गई थी उसको एक इन्फ्लेशन से, एक लोन से जो कि अलायंस ने उसके ऊपर भर दिया था। तो अब इससे निकला कैसे जाए? इससे निकलना इतना आसान नहीं था। 1920 1921 तक
बहुत ही हालात ख़राब हो गए थे। जो रुपया था जर्मनी का वो 4.2 था, वो बढ़ के 62 रुपीज़ हुआ और बाद में 270 तक पहुंच गया। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापने लगी ताकि इन्फ्लेशन को कमज़ोर स्टॉप किया जा सके, लेकिन इसने उल्टा रिजल्ट दिया। ज़्यादा नोट छापने की वजह से इन्फ्लेशन और ज़्यादा हाई हो गई और डिक्टेटरशिप का आगाज़ हो गया एक तरह से जर्मनी में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए बाकी कंट्रीज़ को, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन को, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी ही रही। लेकिन इससे निजात कैसे हासिल की जाए? 100 मिलियन डॉलर तक कर्जा हो गया था और पेमेंट्स भी अदा करनी थी एलाइस को ताकि वो भी रिकवर कर सके। जैसे हम जंग के बाद माल गनीमत हासिल करते हैं, तो जंग जीतने के बाद ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ने जर्मनी से पैसे लेने थे 33 बिलियन डॉलर और उन्हें अदा करना इतना आसान नहीं है। वो पेमेंट्स अब जर्मनी अदा कर चुका है। 2010 में उसने उसकी लास्ट पेमेंट की थी, तो जानिए उस ज़माने में उसे कैसे वो अदा करता होगा। तो चेंज हो जाती है गवर्नमेंट वेजमर की और उसकी जगह स्टेट्समैन आ जाते हैं। स्टेट्समैन की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी होती हैं और साथ ही साथ यूरोप में एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसा समर भी आ जाता है और फसलें बहुत अच्छी उगती हैं। तो जो सेकंड एरा होता है 25 वाला, 1925 से नीचे वाला, वो थोड़ा खुशहाल होता है जर्मनी के लिए। अब हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसीज ने कैसे रिएक्ट किया। फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन अपने अपने मसाइलों में लगा हुआ था और यूनाइटेड स्टेट्स में भी। फ्रांस को अपनी दूसरी अफ्रीकन कॉलोनीज की फिक्र थी और अपने लोगों की फिक्र थी जो जंग से बुरी तरह उनका हाल हो गया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए अमेरिका में, यूएस में, तो यूएस में जो ब्लैक लोग थे उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा था और वो अपने रेसिज्म और बाकी चीज़ों से लड़ रहे थे। और इंग्लैंड को आयरलैंड से मसला हो रहा था। आयरलैंड ने 1921 में दरख्वास्त दी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए क्योंकि वो कैथोलिज्म है और वो प्रोटेस्टेंटिज्म के साथ नहीं रह सकते। लेकिन बाद में इंग्लैंड ने 1937 में उसको आज़ादी दी और नॉर्दर्न आयरलैंड का इलाका उससे ले लिया और अब ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड कहलाता है। इसमें जो डिक्टेटरशिप थी वो सॉल्व कर रही थी प्रॉब्लम। इटली में भी मुसोलिनी आ चुके थे और जर्मनी में भी हिटलर का एरा आने ही वाला था। और देखा जाए रशिया में तो वहाँ भी मार्क्सिज्म और मार्क्स रेवोल्यूशन आ चुकी थी लेनिन के ज़रिए। डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो थी वो सफ़र कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक जो रिलेशंस थे, जो गवर्नमेंट थी, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया। हालांकि रिकवरी स्टेट्समैन और डिक्टेटर लोग ज़्यादा जल्दी कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को और अपनी चीज़ों को रखा। ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हो गई और इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हो गया आर्मी का जर्मनी में और रशिया में और इटली में एज़ कम्पेयर टू बाकी वेस्टर्न नेशन फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरी बात ये कि वो टाइम कुछ ऐसा था 1922 से 28 तक और बाद में 32 से 38 तक जो एरा गया, 32 से ख़ास तौर पे 33, 4, 5, 6 तक 90s में वो गया ग्रेट डिप्रेशन में। जी हाँ, ग्रेट डिप्रेशन अब वेस्टर्न सोसाइटी में फैल गया था। यूएस में जो लोग काम करते थे वो एज़ कम्पेयर टू यूरोप बहुत तेज़ तरह काम करते थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे जापानीज की तरह, क्योंकि यूएस में आपको पता है जितना ज़्यादा अच्छा काम, ज़्यादा मेहनत से काम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम होगा उतना ही आपको पैसा मिलेगा। तो ज़्यादा पैसे के लिए लोग अपनी जानें दांव पे लगाना शुरू हो गए थे एज़ कम्पेयर टू यूरोप जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा होता है। ग्रेट डिप्रेशन में बहुत सारी गवर्नमेंट्स अब चेंज हुई, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस अपने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को साथ लेके चलते हुए आगे बढ़े और तरक्की करते चले गए। वो उनकी तरक्की बेशक स्लो थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेस को नहीं छोड़ा, अपनी रूट्स को नहीं छोड़ा, जो कि उन नेशंस को जिस
उस नेशन को जिसने खड़ा किया हुआ था।